नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियांक गुप्ता, वरिष्ठ जोड़ रोग परामर्श चिकित्सक एवं जोड़ रोग प्रत्यारोपण सर्जन, फोर्टे ऑर्थो टीम, एससीजी हॉस्पिटल अहमदाबाद। इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी थी ऑटो इम्यून अर्थराइटिस के विभिन्न प्रकारों के बारे में और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो इम्यून अर्थराइटिस के लक्षण, उपचार और रोकथाम के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि ऑटोइम्यून अर्थराइटिस एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस, जुवेनाइल अर्थराइटिस, ज़ोग्रेन अर्थराइटिस, इसके अलावा लूपस अर्थराइटिस जैसी कम से कम 100 जैसी अन्य बीमारियां आती हैं। इनके सब के जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो हैं और कुछ एक उनके स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं वो जिस टिश्यू के अगेंस्ट में इम्यूनिटी ट्रिगर होती है उसकी वजह से आते हैं। परंतु इन सारी ऑटोइम्यून अर्थराइटिस में जो कॉमन है वो ये है कि वो टिश्यू जो जॉइंट्स के आसपास होते हैं उनके अगेंस्ट में आमतौर पे इम्यूनिटी ट्रिगर होती है। तो दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें जो सबसे कॉमन है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो उसके जो सबसे मुख्यतः जो सिम्टम आते हैं वो स्मॉल जॉइंट्स में आते हैं, जैसे कि हाथों की उंगलियों में, कलाइयों में, इसके अलावा गर्दन के जोड़ों में, और कुछ जो केसेस ऐसे हैं जिनमें तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई है तो उनमें घुटने और कूल्हे के जोड़ों को भी ये अफेक्ट कर सकता है। ऐसे ही एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आमतौर पे जो एक्सियल जॉइंट हैं उनको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जो हमारे स्पाइन के जॉइंट्स हैं उनको और कूल्हे के जॉइंट। ऐसे ही हर एक जो अर्थराइटिस है उसका डिफरेंट अफेक्शन है और एक डिफरेंट इंक्लिनेशन है जॉइंट्स के लिए। पर जो उनके कॉमन सिम्टम है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है जोड़ों के आसपास जकड़न, जोड़ों के आसपास लालिमा, मूवमेंट में कमी, इसके अलावा चलने फिरने में तकलीफ, और मुख्यतः जो ये तकलीफ है ये सुबह जब बिस्तर से उठते हैं उस समय ज़्यादा होती है और जैसे जैसे थोड़ा बहुत काम करते हैं उसके साथ ही कम होती है। इसके बाद किन लोगों को ज़्यादा होती है या किन को रिस्क ज़्यादा है, तो जो आमतौर पे महिलाएं हैं उनमें ये रिस्क करीबन 2.5 गुने से 3.5 गुने तक देखा गया है, जबकि पुरुषों में ये रिस्क करीबन 1.5 गुने तक है। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं और जो थोड़ा जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही है, और इसके अलावा जिन लोगों को मोटापा है उनके साथ में इन डिजीज़ेस की तकलीफ ज़्यादा देखी गई है। तो ये बात रही रिस्क फैक्टर्स के बारे में, और इनके अपना एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है। कुछ लोगों में स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जिनकी वजह से उनमें तकलीफ होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि HLA-B27 अगर पॉजिटिव है तो ऐसे लोगों को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आमतौर पे देखा गया है। इसके अलावा अगर हम इनके डायग्नोसिस की बात करें कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी को ऑटोइम्यून अर्थराइटिस है, उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ है जो मैंने लक्षण आपको बताए वो लक्षण आप में होने चाहिए। और जब भी ये लक्षण आपको पहली बार दिखाई देते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। अमूमन ये 15 साल से लेकर के 65-70 साल की उम्र तक किसी भी एज में आपको अफेक्ट कर सकती है। और जब भी ये तकलीफ आती है और आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपके जो सिम्टम्स हैं उनको देख करके और कुछ ब्लड के और कुछ एक्सरेज करा करके ये बेहतर बता सकते हैं। ब्लड के टेस्ट में आमतौर पे CBC, CRP, ESR, और इसके अलावा रूमेटॉइड के केसेस में NT-CCP टेस्ट, RA फैक्टर्स, एंकाइलोजिंग के केस में HLA-B27, और बाकी जो अन्य अर्थराइटिस हैं उनमें स्पेसिफिक टेस्ट करा करके इनके बारे में डायग्नोस किया जा सकता है। जोड़ों के बारे में पता लगा सकते हैं कि जोड़ कितने खराब हुए हैं, ये हम एक्सरे में, स्पेसिफिक CT स्कैन्स में या MRI देख करके आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, और इसके आधार पर ही आपका जो उपचार है वो निर्धारित किया जाता है। शुरुआती केसेस में हम NSAIDs यानी कि जो दर्द निवारक दवाएं हैं, जैसे कि जो आमतौर पर पैरासीटामोल यूज़ होती है उनको यूज़ करते हैं, और जब तकलीफ ज़्यादा होती है जिन लोगों को उनमें स्टेरॉइड्स भी संतुलित मात्रा में यूज़ किए जाते हैं। स्पेशल केसेस में जैसे कि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेस हैं उनमें DMARDs यानी कि जो रूमेटॉइड की प्रतिरोधी दवाएं हैं, जैसे सल्फासेलाजीन, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, लेफ्लुनोमाइड,
आदि दवाएं डॉक्टर आपको अपने हिसाब से सलाह दे सकते हैं। एक खास बात, रूमेटॉइड या किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की दवाएं अपने आप नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और ये डॉक्टर की उचित देखरेख और सलाह में ही ली जानी चाहिए, क्योंकि एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा लेने पर ये शरीर के दूसरे भागों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। और फिर इसके बाद जब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है या जोड़ों में विकृति आने लग जाती है, तो कई बार आपको हम सर्जरी की या रिप्लेसमेंट्स की सलाह भी देते हैं, जिनसे कि आप सुचारू रूप से अपनी ज़िंदगी सक्रिय तरीके से जी सकें और रूमेटॉइड हो या कोई भी ऑटोइम्यून आर्थराइटिस हो, आपका जीवन सक्रिय रह सके। तो ये आज की जो जानकारियाँ थी, ये ऑटोइम्यून आर्थराइटिस के लक्षण, रोकथाम और उपचार से संबंधित थी। आशा है आप लोगों को इससे लाभ मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाकर उनको भी जागरूक कर सकेंगे। नमस्कार।